हेलो स्टूडेंट, उत्तराखंड ऑनलाइन पेड कोर्स में आपका स्वागत है। यह कोर्स आयोग द्वारा ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड की समस्त परीक्षाओं को कवर करेगा। इस कोर्स में आपको कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे, जो लगभग 45 ज़्यादा वीडियो होंगे। इसके अतिरिक्त हैंड रिटन नोट्स, जिसको क्लासरूम नोट्स कहा जाता है, वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज़ के भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें अधिकतम 1000 लगभग प्रश्नों की संख्या रखेंगे। और इसके अतिरिक्त हम संस्थान के द्वारा एक विशेष रूप से प्रयास किया जाएगा डाउट सेशन रखने का, क्योंकि उत्तराखंड के इतिहास को पढ़ने या उत्तराखंड की परीक्षाओं को तैयारी करने में जो सबसे छात्रों के उनमें प्रश्नों के ऊपर से डाउट रखते हैं, या हम जो क्लास नोट्स के डाउट हो गए या वीडियो में बना रहे हैं, या जो टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी उसमें जितने डाउट होंगे उसको हम अलग से डाउट सेशन के टाइटल से उसमें डिस्कस किया जाएगा। यह कोर्स परीक्षाओं में आपको जो आने वाले एग्जाम हो रहे हैं, उन एग्जाम में आपको 75 से लेकर 80% प्रश्नों को कवर करेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस कोर्स पर 50% डिस्काउंट या 50% की छूट दी जा रही है, जो कि एक लिमिटेड टाइम ऑफर के अंतर्गत रखा गया है। जो कोई स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। तो हम आने वाले परीक्षाओं को देखते हुए उत्तराखंड के जितने छात्र हैं उन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ साथ हम मिलते हैं अपने उत्तराखंड के ऑनलाइन पेड कोर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है उत्तराखंड कंप्लीट कोर्स में। हम अपने इस उत्तराखंड के कंप्लीट कोर्स में उत्तराखंड का प्राचीन उत्तराखंड, मध्यकालीन उत्तराखंड तथा आधुनिक उत्तराखंड तीनों चरणों को लेके चलते हुए आए हैं। इससे पूर्व के लेक्चरों में, इससे पूर्व के सेशन में हमने प्राचीन उत्तराखंड में कुलिंद राजवंश से लेकर पौरव, कर्तपुर, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी राजवंश तक का हमने अपने सेशन शूट किए हैं, जिसे आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में उससे देख सकते हैं। और आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें मध्यकालीन उत्तराखंड के अतिरिक्त आधुनिक उत्तराखंड को लेके, यानी कि जब तक उत्तराखंड में ब्रिटिश की एंट्री नहीं हो जाती, ब्रिटिश द्वारा कुमाऊं क्षेत्र और टिहरी क्षेत्र को पृथक कर दिया जाएगा, वहाँ तक के जो हमारे जो सेशन होंगे उसको आगामी उसमें जारी किया जाएगा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन उत्तराखंड में। इससे पूर्व के वीडियो में जैसे हमने कहा था, मध्यकालीन उत्तराखंड में कत्यूरियों की दुर्बल शक्ति के पश्चात हमारे उत्तराखंड में 2 राजवंशों की स्थापना हुई थी। उत्तराखंड के पूर्वी क्षेत्र में जो राजवंश था, इसको कहा था चंद राजवंश, और उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में जो स्थित राजवंश था गढ़वाल में, उसको कहा गया था पवार राजवंश। तो इससे पूर्व हमने ये देखा था कि किस तरह से चंद वंश की स्थापना की गई थी। चंद वंश के संस्थापक के रूप में इतिहासकारों के बीच में हमें मतभेद देखने को मिला था, जिसमें अगर हम इनके टाइम पीरियड के उसमें बात करें तो हमने बोला था कि चंद राजवंश की स्थापना बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार चंद राजवंश की स्थापना लगभग 700 ईस्वी में की गई थी। इसके विपरीत एटकिंसन जी का कहना था कि चंद राजवंश की स्थापना 953 ईस्वी में हुई थी। अजय सिंह रावत इसको 1000 ईस्वी के लगभग मानते हुए चलते हैं। तो सारे इतिहासकारों के मध्य में इसकी स्थापना वर्ष के बीच में मतभेद देखने को मिला था। इसके अतिरिक्त चंद राजवंश के जो संस्थापक थे, जैसे कि हर्षदेव जोशी जो खुद अपनी ओर से चंद राजवंश के मंत्री भी रहे थे, उन्होंने जो वंशावलियां दी थी, उन्होंने कहा था कि चंद राजवंश का जो संस्थापक माना गया है, या जो वास्तविक संस्थापक है, उनका नाम देते हैं वो थोहर चंद को हर्षदेव जोशी के द्वारा चंद वंश का संस्थापक माना गया था। लेकिन वर्तमान समय में बहुत से शोध भी हमें प्राप्त हो गए थे, वंशावली प्राप्त हुई है, अलग अलग इतिहासकारों द्वारा वंशावलियां दी गई। तो उसमें बद्रीदत्त पांडे जी और अन्य लोगों ने कहा था कि जो सोमचंद है वो इस राजवंश का संस्थापक है। तो चंद वंश का संस्थापक माना गया था सोमचंद को, और वंशावलियों में थोहरचंद 23वें नंबर का, थोहरचंद का जो स्थान है उसका क्रम 23वें नंबर का था। तो इसलिए वर्तमान में लगभग सभी इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि चंद राजवंश का जो संस्थापक था वो सोमचंद था। सोमचंद के पश्चात हमने कुछ चंद शासकों के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कहा था कि सोमचंद के पश्चात पूर्णचंद, आत्मचंद भी एक राजा बना था, आत्मचंद, पूर्णचंद, इस तरह से राजा बने थे। और हमने कहा था कि अपने इसमें जो चंद के महत्वपूर्ण शासक है उन्हीं के बारे में चर्चा की जाएगी। तो वीणाचंद एक महत्वपूर्ण शासक था। हमने जैसे सुना कि वीणाचंद जो था अपने उत्तरवर्ती शासनकाल में एक भोगविलासी शासक के रूप में आ गया था। तो वीणाचंद के समय उत्तराखंड में आक्रमण किया था खसों ने। खस जाति ने वीणाचंद के समय आक्रमण किया था, और वीणाचंद के शासनकाल में जब खसों ने आक्रमण किया तो मुख्य रूप से खस शासक का नाम लिखा था हमने बीजड़।
तो हमें उत्तराखंड से कुछ खस शासकों का नाम भी प्राप्त होता है। बीजड़, चीचड़, कालू, इस तरह से कुछ शासकों का नाम प्राप्त हुआ था। और उन्होंने बोला था कि चंपावत से जो अंतिम खस शासक था जिसका नाम था सोपाल, सोपाल की हत्या वीरचंद के द्वारा की गई थी। तो इस तरह से चंद राजवंश को पुनर्संस्थापक के रूप में हमने वीरचंद को माना था। वीरचंद के भी पश्चात हमने कुछ महत्वपूर्ण शासकों में बात की थी, जैसे नानकी चंद। नानकी चंद के समय 1175 से लेकर 1195 के समथिंग में नानकी चंद का शासनकाल था। नानकी चंद के समय उत्तराखंड में अशोक चल्ल ने आक्रमण किया था, जिसकी जानकारी हमको बाड़ाहाट अभिलेख या गोपेश्वर त्रिशूल अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुई थी। अशोक चल्ल के द्वारा उत्तराखंड में आक्रमण के पश्चात उसके द्वारा गया, जिसको बिहार कहते हैं, बिहार में भी आक्रमण किया गया था। बोधगया नामक क्षेत्र से भी हमें अशोक चल्ल का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें उसको शिवालिक, तो उत्तराखंड के स्थान को पूर्व में शिवालिक कहा गया था। ये हमने इससे पूर्व के लेक्चरों में हमने चर्चा की थी। तो आज के रूप में हम ये देखेंगे कि थोड़ चंद के बाद कौन से महत्वपूर्ण शासक आए थे जिन्होंने चंद राजवंश में शासन किया था। तो ये जो चंद राजवंश का मध्यकालीन टाइम पीरियड चल रहा है, मध्यकालीन उत्तराखंड। अब हम इसमें मध्यकालीन उत्तराखंड को जो भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत था उससे थोड़ा सा कनेक्ट करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे हमें पता है मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित राजवंशों ने शासन किया था, उनको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे गुलाब खिला तो सांस लो, गुलाब खिला तो सांस लो। अभी हम उत्तराखंड के मध्यकालीन इतिहास को भारतीय मध्यकालीन इतिहास से जोड़ते हुए देखेंगे। तो जैसे ट्रिक हमने बताई, एक और से गुलाब खिला तो सांस लो। तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले जिस राजवंश की स्थापना की गई थी वो राजवंश था गुलाम राजवंश। गुलाम राजवंश, गुलाम राजवंश के पश्चात जो अगला राजवंश था वो था खिलजी राजवंश। खिला से खिलजी राजवंश, तो से राजवंश आएगा तुगलक राजवंश। तुगलक के पश्चात मध्यकालीन भारत में सैयद वंश ने शासन किया था। और मध्यकालीन भारत का अंतिम राजवंश लोधी राजवंश। हमें जैसे पता है इब्राहिम लोधी पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध भूमि में मारा जाता है, और इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में मारे जाने वाला प्रथम और अंतिम मध्यकालीन शासक था बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो गुलाब खिला तो सांस लो, गुलाम राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, सैयद राजवंश और लोधी राजवंश। जल्दी से इनके टाइम पीरियड में बात करते हैं। गुलाम राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। 1206 से लेकर 1290 के मध्य में गुलाम राजवंश था। खिलजी राजवंश 1290 से लेकर 1320 खिलजी राजवंश का शासनकाल था। तुगलक राजवंश 1320 से 1414, सैयद राजवंश 1414 से 1451 1541, और अंतिम राजवंश लोधी वंश था 1451 1451 से लेके 1526 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई थी। तो ये थे दिल्ली में स्थापित होने वाले राजवंशों का क्रम। अब इसके बाद के नानकी चंद के बाद जितने जो शासक आएंगे उनमें हम देखेंगे कि उत्तराखंड में जब चंद राजवंश में अन्य राजाओं का शासनकाल था तो दिल्ली में स्थापित होने वाले राजवंश कौन से थे। तो आज का हम महत्वपूर्ण शासक लेके चलते हैं। नानकी चंद के पश्चात वंशावलियों में जिसके बारे में कुछ कहा जा सकता है वो है त्रिलोक चंद। तो त्रिलोक चंद के बारे में बात की जाती है। त्रिलोक चंद का समय वंशावलियों में दिया गया है। चंद वंश का इंपॉर्टेंट शासक है त्रिलोक चंद का समय है 1296 से लेकर 1303। त्रिलोक चंद 1296 से लेकर 1303, इस बीच में जो राजवंश था वो, इस बीच में जो शासक था चंदों का, वो त्रिलोक चंद था। तो जैसे अगर हम त्रिलोक चंद के टाइम पीरियड को देखते हैं 1296 से 1303, तो इस समय भारतीय इतिहास में खिलजी राजवंश का शासन था और खिलजी का एक महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन के आता है कि जो त्रिलोक चंद है इसके समय दिल्ली में स्थापित राजवंश कौन सा था। तो त्रिलोक चंद के समय दिल्ली में खिलजी राजवंश का शासन था। और कौन से उसमें खिलजी का शासक था, तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। तो त्रिलोक चंद दिल्ली के खिलजी शासक अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। त्रिलोक चंदों का वो राजा है जिसके समय त्रिलोक चंद के समय चंदों ने सबसे पहले
साम्राज्य विस्तार किया था। चंद शासक तिल्लोक के समय सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले साम्राज्य विस्तार जो था वो तिल्लोक ने किया था। तिल्लोक का साम्राज्य विस्तार, अभी तक चंदों की जो आरंभिक राजधानी है वो चंपावत में थी। तिल्लोक के द्वारा चंद राजवंश को पाली पछाऊ, वर्तमान में द्वाराहाट, तथा छह खाता क्षेत्र जिसको वर्तमान में नैनीताल कहा गया है। तो तिलोक ने अपना शासनकाल पाली पछाऊ और छह खाता नैनीताल के समथिंग इसने अपना क्षेत्रफल में राज्य को विकसित किया था। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो तिलोक था, तिलोक वो पहला शासक जिसने चंद की सीमा का अपनी ओर से साम्राज्य विस्तार किया था। महत्वपूर्ण शासकों के रूप में बात की जाएगी। तिलोक के पश्चात एक इंपॉर्टेंट शासक है, वंशावलियों में नाम प्राप्त होता है अभयचंद का। जैसा कि इससे पूर्व के वीडियो हमने कहा था कि अभयचंद वो शासक है, अभयचंद चंद शासकों में प्रथम शासक जिसके हमें ताम्रलेख प्राप्त होते हैं। तो ताम्रलेख जिस चंद शासक के सबसे पहले प्राप्त हुए हैं उसका नाम है अभयचंद। तो अभयचंद के द्वारा ताम्र पत्र जारी किए गए थे, या एक और से हम बोले अभिलेख जारी किए गए थे। और जो अभयचंद है ये दिल्ली के तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। तो अभयचंद एक इंपॉर्टेंट शासक के रूप में देखा जा सकता है। अभयचंद के पश्चात चंदों का शासक जो पहली बार किसी दिल्ली में मुगल शासक से जो दिल्ली में सल्तनत के किसी शासक से मिलने गया था उसका नाम है ज्ञानचंद। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो ये ज्ञानचंद ही रहेगा। ज्ञानचंद जिसका टाइम पीरियड अगर हम देखेंगे 1374 1374 से लेके लगभग 1419 के समथिंग, 1374 से लेकर 1419 ये जो टाइम पीरियड माना गया है ये ज्ञानचंद का समय है। ज्ञानचंद का समय 1374 से लेके 1419, और इस समय जो ज्ञानचंद है ये दिल्ली के तुगलक शासकों के समकालीन राजा था। अब देखते हैं ज्ञानचंद के समय महत्वपूर्ण खास बात क्या थी। ज्ञानचंद का एक प्रधान सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठैत। ज्ञानचंद का प्रधान सेनापति जिसका नाम नीलू कठैत, और कुछ बुक्स में नीलू कठैत के स्थान पर नीलू कठायत भी दिया गया है, दोनों एक ही है। आधे इतिहासकार नीलू कठैत कहते हैं तो आधे इतिहासकारों का मानना है कि वो नीलू कठायत था। तो ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठायत था। ज्ञानचंद वो शासक है जिसके समय कुमाऊं में सर्वप्रथम रोहिलों का द्वारा आक्रमण किया गया था। रोहिले यानी कि जो रोहिलखंड बरेली के आसपास के क्षेत्र के निवासी थे, इन्होंने आक्रमण किया था। नीलू कठैत जो कि एक ज्ञानचंद का योग्य सेनापति है, बलवान सेनापति है, उसका एक भड़ है, और भड़ हमने बताया जो वीर सेनापति होता है उसको कहा जाता है। तो इन आक्रमणों को, रोहिले के आक्रमणों को नीलू कठैत के द्वारा असफल किया गया था। नीलू कठैत ने रोहिले आक्रमणों को कुमाऊं में असफल किया था, और इसकी इस उपलब्धि के कारण ज्ञानचंद के द्वारा नीलू कठैत को एक उपाधि दी गई थी जिसकी उपाधि हमको मिलती है कुमैया खिल्लत। कुमैया खिल्लत की उपाधि ज्ञानचंद के सेनापति नीलू कठैत की थी। कुमैया खिल्लत का अर्थ होता है कुमाऊं का रखवाला। जिस प्रकार से पवार के सेनापति माधव सिंह भंडारी को गढ़वाल का रखवाला बोलते हैं, रिखोला लोधी उसको भी गढ़वाल का रखवाला बोला जाता है, उसी प्रकार से कुमैया खिल्लत की उपाधि दी गई थी ज्ञानचंद के द्वारा नीलू कठैत को। लेकिन इसी बीच हमें यहाँ पर एक स्टोरी सुनने को मिलती है। नीलू कठैत के साथ उसका एक सह सेनापति या एक दरबारी मंत्री था जिसका नाम था जस्सा सिंह। तो जस्सा सिंह हमेशा नीलू कठैत के विरुद्ध षड्यंत्र रचा करता था, ज्ञानचंद को नीलू कठैत के विरुद्ध भड़काता रहता था, और इसी घटना के कारण कालांतर में कुछ समय पश्चात ज्ञानचंद के द्वारा नीलू कठैत की हत्या कर दी गई थी। तो कुमाऊं के प्रधान सेनापति नीलू कठैत की हत्या हो गई थी, वो नीलू कठैत जिसने रोहिलों को कुमाऊं से पराजित किया था। तो इस अवसर का लाभ रोहिलों के द्वारा उठाया गया था, और एक बार पुनः रोहिलों ने कुमाऊं में आक्रमण कर दिया था। लगभग 1416 ईस्वी की बात है। 1416 ईस्वी में रोहिलों ने द्वारा कुमाऊं में दोबारा आक्रमण कर दिया था, पुनः आक्रमण कर दिया था, और इस आक्रमण का मुकाबला ज्ञानचंद नहीं कर पाया था। तो ज्ञानचंद ने थोड़ा समझदारी से कार्य लिया था। ज्ञानचंद दिल्ली के राजा से सहायता लेने गया था, और कहते हैं ज्ञानचंद के समय दिल्ली में तुगलक राजवंश का शासनकाल था। ज्ञानचंद के समय दिल्ली में तुगलक राजवंश का शासनकाल था,
और तुगलों का राजा, एक महत्वपूर्ण राजा है फिरोज शाह तुगलक। तुगलक के राजवंश फिरोज शाह तुगलक। तो जो ज्ञानचंद था ये फिरोज शाह तुगलक, जिसको एफएसटी भी क्या बोलते हैं, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक के समकालीन था शासक ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के द्वारा फिरोज शाह तुगलक से दिल्ली में जाके मुलाकात की और जनसूत्री के अनुसार ये कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक उस समय अपने राज्य में नहीं था, फिरोज शाह तुगलक शिकार खेल रहा था और फिरोज शाह तुगलक गरुड़ पक्षी का शिकार कर रहा था, किंतु किसी कारणवश से फिरोज शाह अपने शिकार में सफल नहीं हो पाया। ज्ञानचंद दिल्ली में जाता है, फिरोज शाह तुगलक शिकार खेल रहा होता है, फिरोज शाह तुगलक से ज्ञानचंद कहता है कि ये शिकार हम करते हैं और ज्ञानचंद एक तीर से गरुड़ की हत्या कर देता है। तो इस बात से फिरोज शाह तुगलक प्रभावी होता है, बहुत प्रभावित होता है ज्ञानचंद के, और ज्ञानचंद को वो एक उपलब्धि दे देता है और ज्ञानचंद का एक उपनाम होता है गरुड़ की उपाधि। तो तब से ये राजा कहा जाता है गरुड़ ज्ञानचंद। तो एग्जाम में पूछा भी गया है आपने कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो हम कहेंगे फिरोज शाह तुगलक, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा गरुड़ की उपाधि दी गई थी ज्ञानचंद को। इसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ज्ञानचंद को सहायता देता है और रोहिले आक्रमणों को उत्तराखंड से परास्त करता है, रोहिलों को आदेश देता है कि वो इस क्षेत्र को रिक्त कर दें। तो इस तरह से जो तराई का क्षेत्र था पुनः वो ज्ञानचंद के उसमें सम्मिलित हो जाता है। ज्ञानचंद का समय अगर हम देखेंगे 1374 से 1419, तो लगभग 42 से 45 वर्ष का शासनकाल आता है। तो जो गरुड़ ज्ञानचंद था, चंदों में वह व्यक्ति जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था, चंदों में वो व्यक्ति जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया, उसका नाम आता है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद के पश्चात बाज बहादुर चंद, उसका शासन का लगभग 40 वर्ष होता। तो बाज बहादुर चंद द्वितीय स्थान पर आएगा और प्रथम स्थान पर जिसने सर्वाधिक समय तक शासन किया था उसका नाम था गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात एक बार पुनः उत्तराखंड में अव्यवस्था का माहौल देखा गया था और गरुड़ ज्ञानचंद की मृत्यु के पश्चात हरिचंद नामक एक दुर्लभ शासक देखा जाता है। तो गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात अगर हम ये कहें अगला शासक जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण विषय कहा जा सकता है तो वो है गरुड़ चंद का पोता, यानी कि गरुड़ चंद के पुत्र का पुत्र, और उसका नाम है उद्यानचंद। उद्यानचंद, गरुड़ चंद के पुत्र का नाम हरिचंद था और हरिचंद्र का पुत्र था उद्यानचंद। उद्यानचंद, इसका हमें समय भी प्राप्त होता है। तो उद्यानचंद का जो समय है लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं 14 से 19 से लेकर 1420 उद्यानचंद। तो उद्यानचंद जो था, जब नीलू कठैत की हत्या की गई थी ज्ञानचंद के द्वारा, तो उद्यानचंद भी उस हत्या में सम्मिलित था। तो उद्यानचंद को अपने शासनकाल में इस घटना का प्रायश्चित होता है, पश्चाताप होता है कि जो नीलू कठैत राजभक्त के रूप में जो जाना जाता था उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए उद्यानचंद के द्वारा प्रायश्चित के रूप में चंपावत में एक मंदिर का निर्माण किया जाता है और उस मंदिर का नाम है बालेश्वर मंदिर। चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर, इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया है उद्यानचंद के द्वारा। ठीक है, तो उद्यानचंद बालेश्वर मंदिर का निर्माण करता है प्रायश्चित के रूप में, और कहते हैं जब उद्यानचंद ने इस बालेश्वर मंदिर का निर्माण किया था तो इस मंदिर के निर्माण में कुंज शर्मा तिवारी भी कहे जाते हैं, कुंज शर्मा तिवारी नामक ब्राह्मण ने उद्यानचंद को सहायता दी थी मंदिर की स्थापना के लिए। तो गरुड़ ज्ञानचंद के पश्चात थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट राजा, महत्वपूर्ण राजा माना गया है उद्यानचंद। उद्यानचंद की मृत्यु के पश्चात चंद वंश में एक शासक का नाम प्राप्त होता है, उसका नाम होता है विक्रमचंद। विक्रमचंद, जिसकी अगर विक्रमचंद, उसका जो जीवन था वो लगभग वीणाचंद के समान था, यानी कि विक्रमचंद भी एक भोगविलासी वाला राजा था। तो उद्यानचंद के पश्चात हम अध्ययन करते हैं विक्रमचंद का। विक्रमचंद के शासनकाल में अब राजा भोगविलासी प्रवृत्ति का हो गया था। जिस प्रकार से राजा भोगविलासी प्रवृत्ति का हो गया था तो इससे पूर्व भी उत्तराखंड में खसों का आक्रमण हुआ था। तो दोबारा से उत्तराखंड में कहीं कोई खस आक्रमण या कोई दूसरे बाह्य आक्रमण ना हो जाए, इस बात के भय से विक्रमचंद का भतीजा जिसका नाम है भारती चंद, विक्रमचंद के भतीजे भारती चंद के द्वारा अपने चाचा विक्रमचंद का विरोध किया गया था और उसे गद्दी से अपदस्थ कर दिया था। इस प्रकार विक्रमचंद के पश्चात उसके भतीजे ने शासन किया था, भतीजे का नाम है भारती चंद। भारती चंद का टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट राजा है भारती चंद,
क्योंकि हमें पता है सोमचंद से लेकर अभी तक जितने के जो राजाएं हैं ये सब एक मांडलिक राजा हैं। मांडलिक राजा का अर्थ है ये स्वतंत्र राजा नहीं है, ये डोटियों के कराधान राजा हैं और सारा जो टैक्स की जो अमाउंट होती है, कर का जो रकम होती है, ये डोटियों को यहाँ से भिजवाते हैं। तो अगला राजा आता है भारती चंद। भारती चंद का समय 1437 से 1450, 1437 से लगभग 1450 तक भारती चंद ने शासन किया था। जैसे कि हमें पता है भारती चंद एक मांडलिक राजा था, किंतु भारती चंद के द्वारा मांडलिक उपाधि को त्यागा गया था। तो इस मांडलिक उपाधि को त्यागने के लिए भारती चंद वह शासक था जिसने आक्रमण किया था डोटियों के विरुद्ध। तो डोटियों के विरुद्ध भारती चंद के द्वारा आक्रमण किया गया था। डोटी जो कि एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक शक्तिशाली लोग होते थे डोटी, इनको हरा पाना इतना आसान नहीं था। इसलिए भारती चंद की सेना तथा डोटियों के मध्य में 12 वर्षीय युद्ध हुआ था। 12 वर्षीय युद्ध सीधे एग्जाम में आता है, पॉइंट से फैक्ट के रूप में पूछा जाता है 12 वर्षीय युद्ध किस शासक के समय हुआ था। तो भारती चंद की सेना और डोटी के राजाओं के मध्य में 12 वर्षों से युद्ध हुआ था। तो जब 12 वर्षों से चंद सैनिक, भारती चंद भी उसमें सम्मिलित था, ये लोग डोटी में गए होते हैं, तो भारती चंद के समय एक प्रथा का जन्म हुआ था। उस प्रथा को कहा गया था कट्टकाली प्रथा। कट्टकाली प्रथा, ये भारती चंद के समय इस प्रथा का उदय हुआ था। कट्टकाली प्रथा के अंतर्गत चंद सैनिकों के द्वारा डोटी की महिलाओं के साथ अभद्रता की गई थी और उनसे संबंध स्थापित किए गए थे। तो इसमें से एक संतान की उत्पन्न होती है जो कही जाती है नायक। कट्टकाली प्रथा के अंतर्गत चंदों के द्वारा डोटी की महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और वहां से जो संतान उत्पन्न हुई वो थी नायक संतान। इस नायक को चंदों की अवैध संतान के रूप में भी जाना जाता है। और अगर हम आधुनिक उत्तराखंड में देखेंगे, वर्ष 1929 में नायक सुधार अधिनियम जो कि 28 में पारित हुआ था, 1929 में नायक सुधार समिति की स्थापना की गई थी नैनीताल में। नायक सुधार समिति स्थापित हुई थी नैनीताल में। इस समिति के द्वारा नायकों के लिए कुछ नियम बनाए गए। इसमें मुख्यतः जो महिलाएं थी वो परिवार का पालन पोषण देह व्यापार से करती थी। तो इस कुप्रथा को रोका गया था नायक सुधार अधिनियम के द्वारा वर्ष 1929 नैनीताल में। तो भारती चंद वो शासक था जिसने डोटी में आक्रमण किया। डोटी में आक्रमण करता है भारती चंद, जीत नहीं पा रहा होता है, तो भारती चंद को सैन्य सहायता दी जाती है इसके पुत्र के द्वारा। भारती चंद का पुत्र का नाम होता है रत्नचंद। रत्नचंद भी इस 12 वर्षीय युद्ध में सम्मिलित हो जाता है। इसके अतिरिक्त रत्नचंद के द्वारा कटेहरों से सैन्य सहायता ली जाती है। तो डोटी के साथ 3 सेना युद्ध में भाग लेती है, भारती चंद की सेना, रत्नचंद की सेना और कटेहरों की सेना। तो तीनों सेनाओं के द्वारा सम्मिलित आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में डोटियों की पराजय हो जाती है। तो इस प्रकार से भारती चंद वो राजा जिसने मांडलिक उपाधि को त्यागा था। तो मांडलिक उपाधि त्यागी गई थी भारती चंद के द्वारा। भारती चंद डोटियों को पराजित करने के पश्चात अपने राज्य में वापस आते हैं और अपनी इच्छानुसार अपना राज्य त्याग देते हैं। इस प्रकार से भारती चंद के पश्चात उसका पुत्र राजा बनता है। पुत्र का नाम है रत्नचंद। रत्नचंद वो भी चंदों का एक महत्वपूर्ण शासक है। तो भारती चंद के पश्चात उसका पुत्र राजा बनता है रत्नचंद। भारती चंद ने इच्छानुसार राजगद्दी को त्याग दिया। यहाँ से रत्नचंद का कार्यकाल आरंभ हुआ 1450 से लेकर 1488, ये टाइम पीरियड है रत्नचंद का। रत्नचंद के समय अभी रत्नचंद लोग की जो सेना थी, भारती चंद की सेना डोटियों को पराजित करके अपने राज्य वापस आई है। लेकिन इसी बीच डोटियों के द्वारा दोबारा से विद्रोह आरंभ कर दिया जाता है। इस प्रकार रत्नचंद के द्वारा पुनः डोटियों के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया जाता है और डोटियों को अपना कराधान नियुक्त किया जाता है। अर्थात इस बार जो टैक्स आएगा कुमाऊं से नेपाल नहीं, या कुमाऊं से डोटी नहीं, डोटी से कुमाऊं लाया जाएगा। तो ये जो कार्य किया गया था रत्नचंद के द्वारा किया गया था। रत्नचंद चंद शासकों में प्रथम व्यक्ति जिसके द्वारा भूमि बंदोबस्त, लैंड सेटलमेंट,
रत्नचंद प्रथम शासक था जिसके द्वारा भूमि बंदोबस्त का कार्य किया गया था। भूमि बंदोबस्त से तात्पर्य होता है भूमि की नापजाप करके, भूमि की मेजरमेंट करके उसमें टैक्स लगाना। तो चंद शासक प्रथम जिसके द्वारा भूमि बंदोबस्त किया गया था उसका नाम था रत्नचंद। रत्नचंद ने जो भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था, कहते हैं यह कार्य इसके सहायक जैनदा किरात के द्वारा किया गया था। एक व्यक्ति को नियुक्त किया था भूमि बंदोबस्त का कार्य करने के लिए और उस व्यक्ति का नाम था जैनदा किरात। तो रत्नचंद जिसने भूमि बंदोबस्त किया, इसके विपरीत रत्नचंद के द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य और किया गया था। रत्नचंद ने जागेश्वर में, ऐसे हमें पता है अल्मोड़ा मंदिर जागेश्वर धाम में रत्नचंद के द्वारा गांव दान में किए गए थे तथा जागेश्वर में धर्मशालाएं की स्थापना की गई थी। तो रत्नचंद ने थोड़ा बहुत अपनी ओर से धार्मिक कार्य भी किया था। रत्नचंद के पश्चात फिर हमें फिर से चंद राजवंश के कुछ छोटे अल्पकालीन समय के लिए जिन्होंने शासन किया था उसका नाम प्राप्त होता है। तो रत्नचंद के पश्चात हम चंदों का एक महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कीर्तिचंद। जैसा कि नाम से है व्यक्ति का नाम कीर्तिचंद, तो कीर्तिचंद के द्वारा जो कार्य किए गए थे वो भी वीरतापूर्वक कार्य किए गए थे। कीर्तिचंद का समय, इसका इंपोर्टेंट समय है कीर्तिचंद। रत्नचंद के बाद उसका पुत्र राजा बनता है कीर्तिचंद। 1488 से 1488 से कीर्तिचंद शासन करेगा लगभग 1503। 1488 से 1503 जो शासक था ये कीर्तिचंद का समय है। कीर्तिचंद महत्वपूर्ण शासक है क्योंकि हमारे कुमाऊं में पूर्वी क्षेत्र में चंद राजवंश की स्थापना हुई थी, कीर्तिचंद का शासनकाल था। उत्तराखंड के पश्चिमी क्षेत्र में पवार राजवंश में कीर्तिचंद के जो समकालीन राजा था उसका नाम था अजयपाल। तो कीर्तिचंद के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो हम बोलेंगे कीर्तिचंद के समय गढ़वाल का राजा अजयपाल था। कीर्तिचंद प्रथम शासक है। कीर्तिचंद वो प्रथम शासक है जिसके द्वारा पवार राज्य में आक्रमण किया गया था। कीर्तिचंद प्रथम शासक जो पवार राज्य में आक्रमण करता है लगभग 1491 ईस्वी में कीर्तिचंद के द्वारा गढ़वाल में आक्रमण किया गया और गढ़वाल में 52 गणपति अजयपाल को पराजित किया था कीर्तिचंद ने वर्ष 1491 में। अजयपाल जिसको गढ़वाल का सबसे प्रतापी राजा के रूप में जाना जाता है, तो इसकी एक जनसूत्री के द्वारा ये कहा गया है कीर्तिचंद के राज्य में एक नागा सिद्ध बाबा आए थे और उन्होंने कीर्तिचंद से कहा था कीर्तिचंद जहां तक तुम्हारे ढोलक की आवाज जाएगी वो क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। तो कीर्तिचंद अपने शासनकाल में युद्ध करने में लगातार कीर्तिचंद युद्ध करते रहता है और क्षेत्रों को जीत जाता है। तो कीर्तिचंद की इस विशेषता के कारण, युद्ध करने की विशेषता के कारण इतिहासकारों के द्वारा कीर्तिचंद को युद्ध प्रिय शासक या युद्ध प्रिय राजा कहा गया है। इसकी आदत थी युद्ध करने की क्योंकि नागा बाबा ने इसको एक वरदान दिया था, कहा था जहां तक तुम्हारे ढोले की थाप या उसकी आवाज जाएगी वो क्षेत्र तुम्हारा हो जाएगा। तो कहते हैं कि कीर्तिचंद की जो ढोलक की जो थाप की आवाज थी वो पवार राज्य तक फैल गई थी और इस प्रकार से 1491 में कीर्तिचंद ने आक्रमण किया 52 गणपति अजयपाल के विरुद्ध और इस आक्रमण में कीर्तिचंद विजयी होता है। तो अजयपाल को हराने के कारण इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे जी का कहना है कि कुमाऊं का सबसे प्रतापी राजा कीर्तिचंद था क्योंकि उसने 52 गणपति अजयपाल को हराया था। हालांकि ये कहानी अभी अधूरी है। इसके पश्चात 1492 में 1492 में अजयपाल के द्वारा काउंटर अटैक किया गया था और इस आक्रमण में अजयपाल जीत गया था, कीर्तिचंद की पराजय हो गई थी। अर्थात यानी कि कुमाऊं में आक्रमण करने वाला प्रथम गढ़वाल शासक अजयपाल और पवार शासकों के विरुद्ध आक्रमण करने वाला प्रथम शासक कीर्तिचंद था। तो 1491 में कीर्तिचंद ने 52 गणपति अजयपाल को पराजित किया और अपनी इस विजय के उपलक्ष्य में कीर्तिचंद के द्वारा तराई क्षेत्र में एक शहर की स्थापित की गई थी। अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसे कहा गया है कीर्तिनगर। तो कीर्तिनगर को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कीर्तिचंद को।
इसके पश्चात हम देखते हैं डोटी क्षेत्र में क्या कार्य होता था। तो डोटी भारती चंद से डोटी बार बार विद्रोह करने में लगे रहते हैं। पहले भारती चंद विद्रोह को दबाता है, भारती चंद के पश्चात उसका पुत्र रत्नचंद विद्रोह को दबाता है। रत्नचंद के पश्चात कीर्ति चंद के समय भी डोटियों के द्वारा एक बार पुनः विद्रोह किया गया था और डोटी की सेना ने डोटी की सेना और कीर्ति चंद की सेना दोनों काली नदी के तट पर आमने सामने आ गई थी और कीर्ति चंद की सेना को देख के डोटी सेना ने अपनी सेना पीछे कर ली थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कीर्ति चंद ने भी सफलतापूर्वक विद्रोहों को दबाया था। तो आज के इसमें हम कीर्ति चंद तक ही लेके चलते हैं। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से चंदों की राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया था, यानी कि आने वाले लेक्चरों में हम भीष्मचंद से इसको दोबारा से प्रारंभ होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।